अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है काबुल मैसेकर यानी काबुल स्लाटर, जो काबुल में इंसिडेंट हुआ है दश्ते बारची एरिया में शिया हज़ारा कम्युनिटी में। एक गर्ल्स स्कूल में टेररिस्ट बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें बहुत सारी प्रीशियस लाइफ्स वेस्ट हो गई हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसका ब्लेम आल्दो अफगान हुकूमत ने अफगान तालिबान पे लगाया है, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। अब ये तस्वुर किया जा रहा है कि इसमें इस्लामिक स्टेट इन्वॉल्व हो सकती है। मज़ीद हम ये भी देखेंगे कि जब ऐसा वक्त आ चुका है कि जब फॉरेन फोर्सेस इनखला कर रही हैं सितंबर 11 को, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा काबुल में। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा बैंक लोन कंसर्न्स के मुतालिक। जो बैंक ने कर्जा जात दिए थे उनके मुतालिक जो अब खदशात हैं उनकी रिकवरी के मुतालिक। इसके अलावा हम इकानमी की कुछ टर्म्स देखेंगे जिसमें नॉन परफॉर्मिंग लोन शामिल है, डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशन शामिल हैं और इसके अलावा डिफर्ड पेमेंट्स भी शामिल हैं। लास्ट एडिटोरियल है हमारा डिवाइसिव मूव के मुतालिक। हमने कुछ अरसा पहले एक एडिटोरियल में स्टडी किया था कि गवर्नमेंट एंड जो अपोजिशन है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे सेम पेज पे नहीं आ रही, तो इसका रिजल्ट ये निकल सकता है कि गवर्नमेंट बुलडोज कर सकती है कोई भी ऑर्डिनेंस। तो जिस बात का खतरा था वही हुआ है। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पेश किया है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की हैं कि वो प्रोक्योर करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को और ओवरसीज पाकिस्तानी को इनेबल करें वोटिंग के लिए। तो हम ब्रीफली स्टडी करेंगे तो इसके लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ जो कि है काबुल मैसेकर। अफगानिस्तान इज ए लैंड। अफगानिस्तान एक ऐसी सरजमीन है दैट हैज सीन प्लेंटी ऑफ मैसेकर, जिसने बहुत सारे स्लॉटर देखे हैं, कत्लेआम देखे हैं ड्यूरिंग डिकेड्स ऑफ अनरेस्ट। ये जो दहाइयों से वहाँ डिसरप्शन, एजिटेशन, वॉर, अनरेस्ट चला आ रहा है। हाउएवर हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। Despite this almost relentless cycle of violence, डबल कॉमाज हैं, डबल कॉमाज फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करते। रिलेंटलेस का मतलब होता है परसिस्टेंस या हार्श। बावजूद इसके ये जो तशद्दुद का साइकिल चला आ रहा है, सैटरडेज ब्लड बाथ टारगेटिंग ए स्कूल इन काबुल नेबरहुड लीव्स वन नम। सैटरडे को जो कत्लेआम हुआ है काबुल के एक स्कूल के में, काबुल के नेबरहुड में, तो ये क्या करता है, लीव्स वन नम का मतलब है ऐसी सूरत हाल पैदा कर देता है जिसमें कोई कुछ फील नहीं कर सकता। नियरली 70 यंग लाइफ, तकरीबन 70 जवान जिंदगियां, डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हुए बताता है, जिसमें ज्यादातर स्कूल गर्ल्स थी, वर वाइप्ड आउट, वो इरेज हो गई, उनको टेररिस्ट अटैक में स्लॉटर कर दिया गया। As terrorists targeted the school in the दश्ते बारची एरिया, जबकि टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने स्कूल को टारगेट किया दश्ते बारची एरिया में। ए नेबरहुड पॉपुलेटेड बाय शिया हज़ारा कम्युनिटी, ये एक ऐसा नेबरहुड है जिसमें ज्यादातर लोग किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, शिया हज़ारा कम्युनिटी से। द एरिया इज नॉट न्यू टू ट्रेजिडी, ये जो एरिया है इसमें ये पहली दफा वाकया नहीं हुआ। एज इन 2020 गनमैन टारगेटेड ए मैटरनिटी वार्ड लोकेटेड इन दश्ते बारची। 2020 में भी एक गनमैन ने एक मैटरनिटी वार्ड को टारगेट किया था इसी दश्ते बारची एरिया में, स्लॉटरिंग ओवर 20 मदर्स एंड न्यूबॉर्न, जिसमें तकरीबन 20 माओ और उनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया था। वाइल द अफगान प्रेसिडेंट हैज ब्लेम्ड द अफगान तालिबान फॉर द लेटेस्ट एट्रोसिटी। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, उन्होंने ब्लेम किया है अफगान तालिबान को इस एक्ट के लिए, ये जो क्रूअल या विकेट एक्ट हुआ है इसके लिए। द मिलिशिया हैज डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये जो अफगान तालिबान है इन्होंने इनकार कर दिया है, डिनाई कर दिया है जिम्मेदारी लेने से। कंसिडरिंग द कम्बिनेशन ऑफ टारगेट्स, अगर हम जिनको टारगेट किया गया है उनके कम्बिनेशन को देखें, डबल डैशेस में अगेन फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किया है और बताया है कि स्कूल है, गर्ल स्टूडेंट्स हैं और शिया नेबरहुड है। तो जो सस्पिशन है, शक है, वो डायरेक्टली स्क्वेयरली फॉल करता है लोकल फ्रेंचाइज पे सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट ग्रुप की। द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैज आल्सो सेड IS इज रिस्पॉन्सिबल। ईरान के वजीर खारजा ने भी यही कहा है कि IS इस वाकये की जिम्मेदार है।
at a time when foreign troops have begun their withdrawal from Afghanistan. उस वक्त जब फॉरेन जो ट्रूप्स हैं, फौजें हैं, वो अफगानिस्तान से इनखला कर रही हैं, एंड व्हेन द पीस प्रोसेस इज इन क्रिटिकल फेज, और जब अमन का जो प्रोसेस है, अमल है, ये एक बहुत अहम मरले में है, अटैक्स सच एज दीज सेंड अप मेजर रेड फ्लैग्स, इस तरह के जो अटैक हो रहे हैं ये वार्निंग साइंस हैं डेंजर के, रिगार्डिंग द शेप ऑफ थिंग्स टू कम, के किस तरह जो सूरत हाल है वो किस तरह की शक्ल इख्तियार कर सकती है फ्यूचर में. विद द अफगान पीपल फेस मोर सच एट्रोसिटीज, अफगान लोग इस तरह के क्रूअल एक्ट जो फेस कर रहे हैं. वंस फॉरेन फोर्सेस क्विट द कंट्री, जब फॉरेन फोर्सेस मुल्क से चली जाएंगी, एंड गवर्नमेंट इन काबुल इज अनएबल टू प्रोटेक्ट देम, और जो गवर्नमेंट है काबुल में वो उनको प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है कि क्या अफगान पीपल इस तरह की जो क्रूअल एक्ट्स हैं, एट्रोसिटीज हैं, वो फेस करते रहेंगे. विद द तालिबान स्टबनली रिफ्यूजिंग टू टेक द पीस प्रोसेस फॉरवर्ड, तालिबान की ये जिद है कि वो अमन प्रोसेस को आगे नहीं ले जा रहे. विल अफगानिस्तान वंस मोर प्लंज इनटू कंप्लीट chaos, क्या अफगानिस्तान एक मर्तबा से फिर प्लंज बैक कर जाएगा, फॉल बैक कर जाएगा मुकम्मल मैस में. ए वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, डबल डैश है अगेन फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं. एज सुन एज द लास्ट वेस्टर्न सोल्जर डिपार्ट, जैसे ही आखिरी मगरबी सोल्जर जो है, फौजी है, वो चला जाता है. एंड द IS एंड देयर कोहॉर्ट सेट अप देयर कैंपेन ऑफ बेडलम, IS और उनके जो इस तरह के दूसरे तबके हैं वो एक अप्रोवर या अनलेस स्टार्ट कर देते हैं अफगानिस्तान में. तो क्या अफगानिस्तान एक मरतबा फिर से प्लंज बैक कर जाएगा chaos में, मैस में. देयर इज नो इजी आंसर टू दीज ग्रीम क्वेश्चन, ये जो सीरियस सवालात हैं इनके कोई आसान जवाबात नहीं हैं. बट द US लेड मिशन दैट हैज बीन प्रेजेंट इन द कंट्री, लेकिन US का मिशन जो कि मुल्क में मौजूद रहा है पिछली 2 दहाइयों से, एज वेल एज अफगान गवर्नमेंट, और उसके साथ अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान, और तालिबान नीड्स टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग सम रिप्लाईज, अब जरूरत इस अमर की है कि वो कुछ जवाबात मुहैया करें. इंडीड फॉरेन फोर्सेस, बेशक जो गैर मुल्क की फोर्सेस हैं, डबल डैशेस के जरिए फॉलो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हुए बताता है कि वो फॉरेन फोर्सेस कौन सी हैं, सोवियत हैं और अमेरिकन हैं. पहले सोवियत आए थे, फिर अमेरिकन आए थे अफगानिस्तान में. बियर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान, तो डिस्टेबलाइज करने की अफगानिस्तान की जो जिम्मेदारी है वो इन दोनों फोर्सेस पे जाती है. However, again हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, डबल कॉमाज हैं आगे, जो कंट्री के अपने पावर प्लेयर्स हैं, जिनमें काबुल की लीड शामिल है, तालिबान शामिल हैं और वॉर लॉज शामिल हैं प्रोविंस से. उन्होंने भी इक्वली अहम रोल अदा किया है जो कंट्री है अफगानिस्तान उसकी तबाही में. इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दी बिगर पिक्चर पे देखने की बजाय जो पावर हंगरी अफगान फैक्शन थे, तबकात थे, उन्होंने वार का जो पाथ था, जंग का जो रास्ता था, उसको चूज किया है शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म फवायद हासिल करने के लिए. दिस नैरो अप्रोच मस्ट एंड नाउ, ये जो नैरो अप्रोच है, छोटी सोच है, इसको अब खत्म होना होगा. इट इज टाइम द अफगान एलीट्स टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, अब वक्त आ गया है कि अफगान के जो एलीट्स हैं वो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लें, एंड फॉर ब्रिंगिंग पीस इनटू देयर कंट्री, और अपने मुल्क में अमन को लाने की भी जिम्मेदारी लें. एज फॉर नाउ अगेन डिस्कोर्स मार्कर है, अब के लिए जो ओनस है, जिम्मेदारी है, वो तालिबान पे है कि वो फुली पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें अमन के प्रोसेस में, एंड वर्क विद काबुल गवर्नमेंट टू इंश्योर ए पावर शेयरिंग फार्मूला, और काबुल गवर्नमेंट के साथ वर्क करें ताकि एक पावर शेयरिंग फार्मूला को यकीनी बनाया जा सके. द ग्रुप हैज अनाउंस्ड ऑन ईद सीज फायर, ग्रुप ने अब ये ऐलान किया है कि वो ईद पे सीज फायर करेंगे. बट मच मोर नीड्स टू बी डन, लेकिन इससे ज़्यादा किया जाने की ज़रूरत है. ये जो दश्ते बारची अटैक हुआ है, ये एक स्मॉल प्रीव्यू है कि किस तरह की ब्रूटैलिटी हो सकती है, एट्रोसिटीज़ हो सकती हैं अफगानिस्तान में अगर पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया अफगानिस्तान में. IS एंड लाइक माइंडेड मिलिटेंट्स, IS और इसी की तरह के दूसरे दहशतगर्द प्ले बाई वेरी डिफरेंट रूल्स, बहुत ही मुख्तलिफ रूल से प्ले करते हैं. विच इज़ वाई रिस्पॉन्सिबल अफगान पार्टीज एडिड बाई इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसी वजह से जो अफगानिस्तान में रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार पार्टीज हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद से मस्ट ज्वाइन फोर्सेस टू डिफीट सच एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन अफगानिस्तान, उनको एक साथ आना होगा ताकि इस तरह के इंतहा पसंद एलिमेंट्स को अफगानिस्तान में हराया जा सके. इज टू बी सेव्ड फ्राम मोर सच डायबॉलिकल वायलेंस, ताकि अफगानिस्तान को मजीद इस तरह के
टेरिबल तशद्दुद से भी बचाया जा सके। नेक्स्ट एडिटोरियल है बैंक लोन कंसर्न्स। बैंक ने जो कर्जा जात दिए थे उनके मुतल्लिक अब क्या खदशात हैं। आर्टिकल में गो थ्रू करने से पहले हम देखेंगे NPL क्या है। NPL होता है नॉन परफॉर्मिंग लोन। एक इस तरह का कर्जा है जो कि बारोअर जो होता है वो डिफॉल्ट में होता है, उसने पे नहीं किया होता अपना मंथली प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रीपेमेंट्स की सूरत में स्पेसिफाइड पीरियड में। DFIs होते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो कंबाइंड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन पोर्टफोलियो है कंट्री के बैंक का, और जो DFIs हैं वो इंक्रीज हो गए हैं स्लाइटली 2.5% या ₹22 बिलियन टू ₹866 बिलियन at the end of March on a quarter-on-quarter basis from 844.7 billion 844.7 billion से 866.7 बिलियन तक पहुंच गए हैं एंड ऑफ दिसंबर तक। ये डाटा है स्टेट बैंक का। This appears in line with the broader trend observed in the current past। ये नजर आता है कि ये इन लाइन में है जो कि ट्रेंड देखा गया है रीसेंट पास्ट में। डैश लगाता है और बताता है कि वो ट्रेंड क्या था। वो ट्रेंड था रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसीज जो कि परस्यू की गई थी, जारी की गई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से until COVID-19 forced it to slash the cost of credit। जब तक COVID-19 ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फोर्स नहीं किया कि ये कट डाउन कर दे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को तकरीबन 625 BPS to 7% से मार्च से लेके जून तक लास्ट ईयर में, ताकि सपोर्ट किया जा सके इकानमी को और बिजनेस को। जो सेंट्रल बैंक है इन्होंने अनाउंस किया था अदर मेजर, दूसरी मेजर वो क्या थी, डेब्ट रिलीफ स्कीम थी ताकि प्रिजर्व किया जा सके सॉल्वेंसी को बारोअर्स की और इनेबल किया जा सके उनको कि वो कोप कर सकें, डील कर सकें ये जो आर्जी इकोनॉमिक डिसरप्शन थी कोविड-19 की वजह से। सॉल्वेंसी को अगर हम देखें तो सॉल्वेंसी होता है द पोजेशन ऑफ एसेट्स इन एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज। मतलब क्या होता है इसका, एबिलिटी टू पे वंस डेब्ट। दीज कंसेशंस हैव हेल्प्ड बिजनेस रिमेन लिक्विड। ये जो रियायत दी गई थी इसकी वजह से जो बिजनेस था वो फ्लो में रहा, लिक्विड रहा। वार्डन ऑफ पोटेंशियल डिफॉल्ट्स एंड केप्ट द बॉटम लाइन्स ऑफ बैंक्स एंड DFIs हेल्दी। तो क्या हुआ, जो बिजनेस था वो हेल्दी रहा, इसने प्रिवेंट किया ये जो कंसेशन थी इन्होंने इफेक्ट होने से बिजनेस को, और जो बॉटम लाइन थी बैंक की और DFIs की वो हेल्दी रही। द बैंक एंड DFIs हैव आल्सो मूव्ड एग्रेसिवली टू कवर देयर इन्फेक्टेड पोर्टफोलियोज। बैंक्स ने और DFIs ने बहुत जारहाना तरीके में आगे मूव किया ताकि वो कवर कर सकें अपने इन्फेक्टेड पोर्टफोलियोज को। कैसे किया जी, बाई इंक्रीजिंग प्रोविजनिंग अगेंस्ट दीज देयर बैड लोन। उन्होंने प्रोविजनिंग इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी बैड लोन के अगेंस्ट। हेंस हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। द नेट प्रोविजनिंग बाई बैंक्स एंड DFIs हैज इंक्रीज टू 88.3% ऑफ इन्फेक्टेड पोर्टफोलियो। तो बताता है कि ये जो प्रोविजनिंग थी ये कितनी इंक्रीज हुई है, 88.3% हुई है इन्फेक्टेड पोर्टफोलियो की। कहां से लेके 81.4% से लेके 88 तक इंक्रीज हो गई है। Some lenders have also done heavy subjective classification at the cost of their profit। कुछ जो lenders थे, कर्जा देने वालों थे उन्होंने बहुत ज्यादा heavy subject classification की है अपने प्रॉफिट या मतलब मुनाफे की कॉस्ट पे। किस लिए, टू hedge against potential future defaults caused by COVID-19। सेफगार्ड करने के लिए जो मुस्तकबिल में डिफॉल्ट हो सकते थे COVID-19 की वजह से। This incidents the banks fear regarding the ability of borrowers to service their loans। तो अब क्या खतरा है, खौफ है बैंक्स को कि जो borrowers हैं जिन्होंने कर्जा लिया था वो अपना लोन अदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। When deferred payments become due from next month, जबकि ये जो deferred payments हैं ये अब अदा करनी होगी अगले महीने से। deferred payment क्या होती है, temporary arzi postponement of payments of an outstanding bill और डेप्ट यूजुअली इन्वॉल्विंग रीपेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। मतलब पोस्टपोन में जो हो गई थी पेमेंट्स उनको अब दोबारा स्टार्ट हो रही हैं नेक्स्ट मंथ से वो। दो देयर इज ए लिटिल एविडेंस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर डिफॉल्ट। इस बात की बहुत कम सबूत है कि मेजर डिफॉल्ट्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इन्फेक्शन इज ऑलरेडी कीपिंग लेंडर्स फ्रॉम एग्रेसिवली चेजिंग डिफॉल्टर। ये जो इंक्रीज हो गया है इन्फेक्शंस का, तो ये अब रोक रहा है उन कर्जा देने वालों को कि वो चेज करें इन डिफॉल्टर्स को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो डाटा है वो शो कर रहा है कि जो रिकवरी है वो डिक्रीज हो गई है ₹21.2 बिलियन तक। कहां से, 49.2 बिलियन थी जो कि लास्ट ईयर में, अब वो कहां पे आ गई है, तकरीबन हाफ से भी कम हो गई है, 21.2 बिलियन पे आ गई है प्रीवियस क्वार्टर में इस ऑनगोइंग पेंडेमिक में। और स्लो वैक्सीनेशन जो है उसने एक्सरबेट कर दिया है, इंक्रीज कर दी है
اوور آل جو اکنامک معیشت کی غیر یقینی پن ہے پینڈیمک کی وجہ سے. ہاؤ میٹر ول پین آؤٹ, کس طرح سے اس کے ریزلٹس ہوں گے, کانسیکوینسز ہوں گے, آؤٹ کمز ہوں گے, ٹرن آؤٹ ہوں گے معاملات ان دا نیکسٹ فیو منتھس, اگلے کچھ مہینوں میں, اینڈ ہاؤ دا پینڈیمک ول افیکٹ دی اکانومی, اور کس طرح سے جو کنٹیجن وائرس ہے کورونا وائرس معیشت کو افیکٹ کرے گا, اس پہ سر انداز ہو گیا. اینڈ دا بیہیویئر آف باررز who have managed to get their loans deferred or restructured is anyone guess, اور ان جو بارورز تھے جنہوں نے قرضہ لیا تھا ان کا رویہ کیا ہوگا, جنہوں نے اپنے لون پہلے ڈیلے کروا لیے تھے, ڈیفرڈ کروا لیے تھے, پوسٹ پون کروا لیے تھے یا ریسٹرکچر کروا لیے تھے, تو اب اس کے جو معاملات ہیں کس طرح سے ٹرن آؤٹ ہوں گے یہ کوئی صرف آئیڈیا کر سکتا ہے, اسپیکولیٹ کر سکتا ہے یا گیس کر سکتا ہے. It is hoped that country's financial sector will get through the worst without any میجر انجری, یہ امید کی جا رہی ہے کہ جو ملک کا فنانشل سیکٹر ہے یہ گو تھرو کر جائے گا ان برے حالات سے بھی کسی میجر انجری کے بنا. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے جی ہمارا ڈیوائسیو موو کے بارے میں. ڈیوائسیو موو کیا ہوتا ہے؟ ایسا موو جو کہ کاز کر دے ڈس ایگریمنٹ یا ہاسٹیلٹی, دشمنی لوگوں کے درمیان, لوگوں کو ڈیوائڈ کر دے. تو کیا ہوا ہے جی, الیکٹورل ریفارمز کا جو پروسیس تھا, عمل تھا, از آف ٹو اے بیڈ سٹارٹ, یہ نہیں سکسیسفل, کامیاب نہیں ہوا اپنی ارلی سٹیجز میں بھی. آفٹر ویکس آف رینگلنگ ود دا اپوزیشن, ہفتوں بعد اپوزیشن کے ساتھ رینگلنگ میں مطلب ڈسپیوٹ میں, آرگومنٹ میں, رینگلنگ ہوتا ہے انگیجمنٹ ان لانگ کمپلیکیٹڈ ڈسپیوٹ اور آرگومنٹ. جو گورنمنٹ ہے انہوں نے پروسیڈ کیا ہے, موو کیا ہے ایشو کرنے میں ایک پریزیڈنشیل آرڈیننس. اس پریزیڈنشیل آرڈیننس کے ذریعے کیا ہوا ہے, انہوں نے آتھرائز کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ آگے بڑھ جائیں, گو ایڈ کر جائیں, پروکیورمنٹ آف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے پروکیور کریں, حاصل کریں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. دا آرڈیننس آلسو آتھرائز دی ای پی, اس نے ای سی پی کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ وہ انیبل کریں اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں اگلے جنرل الیکشن میں, وائل ریمیننگ ان دیئر کنٹری آف ریزیڈنس, اپنے ملک کے جس ملک میں وہ ابھی رہ رہے ہیں اس میں رہتے ہوئے. اکارڈنگ ٹو اے رپورٹ, ایک رپورٹ کے مطابق جو انفارمیشن منسٹر ہیں سید امین الحق ہیں, جو فواد چودھری ہیں وہ انفارمیشن منسٹر آف براڈ کاسٹنگ ہیں. تو یہاں پہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں سید امین الحق کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ ہیڈ ایشوڈ دی آرڈیننس, گورنمنٹ نے یہ آرڈیننس ایشو کیا ہے تاکہ پرووائڈ کیا جا سکے ای سی پی کو انف ٹائم, کافی وقت, ٹو امپلیمنٹ بوتھ دیز ریفارمز, کہ وہ یہ دونوں جو ریفارمز ہیں ان کو لاگو کر سکے اگلے نیکسٹ جو جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان سے پہلے. ہی آلسو سیڈ, انہوں نے مزید یہ کہا کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ پروسیڈ کریں ان ریفارم کے ساتھ کیونکہ اپوزیشن انٹرسٹڈ نہیں تھی اس میں. ہی آرگیوڈ, انہوں نے یہ دلائل بھی دیے کہ ونس دا آرڈیننس لیپسز, جب یہ آرڈیننس ٹرمینیٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, گورنمنٹ وڈ بی ان اے پوزیشن, گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ بل کے ذریعے اس کو پاس کرا سکیں, پارلیمنٹ سے ریکٹیفائی کرا سکیں. While there is no arguing that electoral reforms are crucial, اس میں کوئی اتفاق, اس میں کوئی رائے کا تضاد نہیں ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ کروشیل ہیں, نیسسری ہیں ٹو میک شیور دیٹ دا جنرل الیکشنز آر ایکسیپٹیڈ ایز فری اینڈ فیئر, تاکہ جو اگلے جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کو شفاف طریقے سے ایکسیپٹ کیا جائے. دا گورنمنٹ از اپروچنگ دا ایشو ان دا رانگ وے, گورنمنٹ اس مسئلے کی طرف بہت ہی غلط طریقے سے اپروچ کر رہی ہے. دا ہول پوائنٹ آف ریفارمز از ٹو انشور, یہ جو ریفارمز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ یقینی بنایا جائے جو کہ میجر پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور دیر از اے کنسنسس, اور ان کے درمیان اتفاق رائے ہو تاکہ نو ون کین آبجیکٹ, کوئی اعتراض نہ کر سکے دا ریزلٹ آف الیکشن کے نتائج پہ. اٹ از ریدر اسٹرینج اینڈ انفارچونیٹ, یہ بہت عجیب بات ہے اور بدقسمتی بھی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے پروکلیم کرنا, اناؤنس کرنا افیشلی اور پبلکلی ایک ایسا آرڈیننس کچھ ہی دن پہلے, جبکہ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی ایک کمیٹی تاکہ ڈسکس کیا جا سکے اور اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکے ان ریفارمز پہ, اصطلاحات پہ. بائی میکنگ دا پروسیس کنٹروورشیل اینڈ پولیٹیکل پارٹیزن, اس جو پروسیس تھا اس کو بہت زیادہ متضاد بنا دیا گیا ہے اور پولیٹیکلی بائسڈ بنا دیا گیا ہے فار نو سبسٹینٹیو ریزن, کسی بھی فنڈامنٹل ریزن کے بنا. دا گورنمنٹ از انشورنگ دیٹ الیکٹورل پروسیس بیکمز ایون مور ڈیوائسیو, گورنمنٹ نے یہ بھی یقینی بنا دیا ہے کہ جو الیکٹورل پروسیس ہے یہ مزید ڈیوائسیو بن جائے, مزید ڈس ایگریمنٹ کا باعث بن جائے جتنا کہ یہ پہلے ہے. دیر از اے لانگ لسٹ آف پروپوز ریفارمز, یہ جو ریفارمز پرپوز کی گئی ہیں, اصطلاحات پیش کی گئی ہیں, ان کی ایک لمبی لسٹ ہے اور یہ جو دو اصطلاحات ہیں جو اس لسٹ میں ہیں یہ بھی ان میں شامل ہیں.
all the items require rigorous debate. ان تمام items پہ careful مباحثے کی ضرورت ہے. The ECP has itself expressed severe reservations on the electoral voting machine. ECP کے اپنے بھی تحفظات ہیں ان electoral voting machines پہ اور اپوزیشن پارٹی کے بھی اس پہ تحفظات ہیں. یہ جو تحفظات ہیں ان کے بارے میں ڈیلیبریٹڈ اپان کیا جانا چاہیے, تھنک کیا جانا چاہیے, ڈسکس کیا جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کو اگنور یا ڈسمس کر دیا جائے گورنمنٹ کی جانب سے. It is never too late to be sensible. یہ کبھی بھی دیر نہیں ہوتی کہ بندہ اپنے سینسز میں واپس آ جائے. The PTI government should abandon this adversarial approach to electoral reform. PTI گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ abandon کر دے, چھوڑ دے ان کی جو اپروچ ہے, جو کنفلکٹ اور اپوزیشن کے ساتھ کریکٹرائز ہے electoral reforms کے متعلق, اور یوٹیلائز کرے, استعمال کرے, یوز کرے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو ڈیبیٹ کے لیے, مباحثے کے لیے. ایچ اینڈ ایوری پرپوز آئٹم آن دا لسٹ, جو کہ ہر پرپوز آئٹم ہے اس لسٹ کے اوپر. دا مسٹیک آف ایشوئنگ دس آرڈیننس کین بی ریکٹیفائڈ بائی لیٹنگ اٹ لیپس. یہ جو غلطی کی گئی ہے اس آرڈیننس کو ایشو کرنے کی, اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے, درست کیا جا سکتا ہے اس کو فیل کرا دینے سے, مطلب لیٹنگ لیپس مطلب فیلور کرا دینے سے. ان دا مین ٹائم اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. اپوزیشن ٹو شوڈ لیٹ گو آف اٹس ایبڈوریسی. اپوزیشن کو بھی اپنی ضد سے پیچھے ہٹنا ہوگا. ایبڈوریسی ہوتی ہے ریفیوزل ٹو چینج دیئر ڈیسیجن, اینڈ سٹ ڈاؤن ود گورنمنٹ, اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا ٹو بلڈ اے کنسنسس آن دیز ریفارم, تاکہ ان اصطلاحات پہ اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اپنے لائکس, کومنٹس, ویوز, سجیشنز اینڈ فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر سکیں. تھینک یو سو مچ.